नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ए.के. शुक्ला। आप देख रहे हैं ज्ञान सिंह। तो आपको पता है कि आज के ज़माने में सब लोग बिजनेस कर रहे हैं और कोई ना कोई अपना जो धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसको चलाने के लिए कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास में जितना कैश फ्लो होगा ना बिजनेस आपका स्मूथली चलता है। लेकिन भारत में छोटी कंपनियों के साथ में, एमएसएमईज के साथ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास में जो पेमेंट कलेक्शन है उसके लिए बहुत सारे हैसल्स को झेलने पड़ते हैं। वो अपना प्रोडक्ट और सर्विस जैसे ही सप्लाई करते हैं, उसके बाद में जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वो छोटी कंपनियों को पेमेंट टाइम से नहीं प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिलेड पेमेंट। और इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पोर्टल बनाया हुआ है जिसका रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट लगभग सबके पास है, लेकिन उसका वो सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो हम बोलते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन है, लेकिन क्या आप उसका सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? जैसे अगर आपका कोई भी पेमेंट डिले हो रहा है तो क्या वो पेमेंट आप एमएसएमई के थ्रू ले पा रहे हैं? इसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया है और सारी सर्च करने के बाद में हमने अपने एआई होस्ट के थ्रू ये पूरा जो कन्वर्जेशन है वो इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसको सुनने के बाद में आपको समझ में आएगा कि ये देश में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और इसका कितना बहुत स्मूथ सॉल्यूशन भी है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो जाएंगी। अगर आपका कोई भी पेमेंट छोटा या बड़ा किसी भी क्लाइंट के पास में फंसा है और वो 45 डेज से डिले हो गया है तो उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए एंड आप अपने बिजनेस में एग्जीक्यूट कीजिए। तो आज हम एक ऐसी समस्या की गहरी पड़ताल करेंगे जो भारत के लाखों छोटे व्यवसायों यानी एमएसएमईज के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ये है पेमेंट में देरी। जब कोई बड़ी कंपनी समय पर पैसा नहीं देती तो ये सिर्फ एक बिजनेस प्रॉब्लम नहीं होती, ये छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक पर्सनल क्राइसिस बन जाती है जो उनके बिजनेस के वजूद को ही खतरे में डाल देती है। बिल्कुल। और हमारे पास जो सामग्री है वो इस समस्या से लड़ने के लिए एक तरह की युद्ध रणनीति जैसी है। ये बताती है कि सरकार ने एमएसएमईज की सुरक्षा के लिए एक बहुत शक्तिशाली कानून बनाया है, एमएसएमईडी एक्ट 2006। लेकिन अक्सर छोटे बिजनेस ओनर्स इस कानून की असली ताकत से अनजान होते हैं। हाँ, तो आज हमारा मकसद इस कानून को सिर्फ समझना नहीं बल्कि इसके जो गुप्त हथियार हैं उन्हें उजागर करना है। हम देखेंगे कि एमएसएमई समाधान पोर्टल के जरिए कोई छोटा व्यवसाय अपना फंसा हुआ पैसा कैसे निकाल सकता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कानपुर में एक छोटी लेदर फैक्ट्री है। ठीक है। और वो मुंबई की एक बड़ी फैशन ब्रांड को माल सप्लाई करती है। उन्होंने 10 लाख का माल भेजा और अब मान लीजिए 60 दिन हो गए, पैसा नहीं आया। अब वो क्या करें? हाँ, ये एक क्लासिक केस है और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसे हमारे स्रोत वित्तीय घुटन या फाइनेंशियल सफोकेशन कहते हैं। उस कानपुर की फैक्ट्री का पूरा वर्किंग कैपिटल साइकिल जाम हो गया है। वो कच्चा माल नहीं खरीद सकते, अपने कर्मचारियों को सैलरी देने में दिक्कत आ रही है और नए ऑर्डर लेने से डर रहे हैं। सही बात है। स्रोत इसे एक अनचाहा जबरदस्ती का लोन कहते हैं जो उस छोटी कंपनी को उस बड़ी फैशन ब्रांड को देना पड़ रहा है। और ये सिर्फ एक पेमेंट में देरी नहीं बल्कि एक तरह का क्या कहते हैं आर्थिक शोषण है। इसी को रोकने के लिए 2006 में एमएसएमई एक्ट लाया गया था। तो इस कानून के तहत उस कानपुर की फैक्ट्री का पहला कदम क्या होगा? उनका पहला और सबसे मजबूत आधार है इस कानून का सेक्शन 15। ये एक बहुत सीधा लेकिन शक्तिशाली नियम है। ये कहता है कि खरीदार और सप्लायर के बीच चाहे जो भी एग्रीमेंट हो, पेमेंट की जो अवधि है वो 45 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। एक मिनट, मतलब अगर उस बड़ी फैशन ब्रांड ने कॉन्ट्रैक्ट में 90 दिन का पेमेंट टर्म लिखवाया है तब भी नहीं, तब भी कानून उसे नहीं मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। कानून की नज़र में 45 दिन ही आप कह सकते हैं लक्ष्मण रेखा है। 46वें दिन से ही पेमेंट लेट मानी जाएगी और पेनाल्टी का मीटर चालू हो जाएगा। अच्छा। और अगर एग्रीमेंट में कोई तारीख लिखी ही नहीं है तब तो ये सीमा सिर्फ 15 दिन है। ये नियम एमएसएमई के वित्तीय स्वास्थ्य को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर रखता है। कानून ये साफ कर देता है कि अनुबंध की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक छोटे व्यवसाय की आर्थिक स्थिरता से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। ठीक है, तो 45 दिन की डेडलाइन तो तय हो गई, लेकिन हम सब जानते हैं कि बड़ी कंपनियां अक्सर डेडलाइन की परवाह नहीं करती। तो अगर कोई इस 45 दिन के नियम को तोड़ता है तो कानून सिर्फ प्लीज पैसे दे दो कहता है या उसके पास असल में कोई सजा देने की ताकत भी है? यहीं पर इस कानून का असली दांत सामने आता है। ये है सेक्शन 16
और ये कोई मामूली ब्याज नहीं लगाता। अगर पेमेंट लेट होती है तो खरीदार को बकाया राशि पर आरबीआई के बैंक रेट का 3 गुना यानी 3x कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ता है। 3 गुना चक्रवृद्धि ब्याज? हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये सालाना है? नहीं, यही तो सारा खेल है। ये ब्याज मासिक रूप से यानी मंथली कंपाउंडिंग बेसिस पर जुड़ता है। इसका मतलब है कि हर महीने ब्याज मूलधन में जुड़ता है और फिर अगले महीने उस पूरी रकम पर ब्याज लगता है। इससे जो देनदारी है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। अच्छा। मकसद साफ है, बड़ी कंपनियों को, एमएसएमईज को एक सस्ते ओवरड्राफ्ट या मतलब एक कर्जदाता के रूप में इस्तेमाल करने से रोकना। 3 गुना ब्याज सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या कंपनियां इसे सच में देती हैं या वे इसे भी कानूनी दांव पेच में फंसा देती हैं? देती हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं होता और उस पर हम आगे आएंगे। लेकिन आपकी बात सही है, ये पेनल्टी इतनी सख्त है कि हर छोटे बिजनेस की कोशिश होनी चाहिए कि ये नौबत ही ना आए। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे छोटे व्यवसाय इस स्थिति तक पहुंचने से ही बच सकें? मतलब क्या वे अपने एग्रीमेंट में ही कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। स्रोत कुछ सक्रिय उपायों का, प्रोएक्टिव मेजर्स का सुझाव देते हैं। पहला, कभी भी 45 दिन से ज्यादा की पेमेंट शर्तों वाले एग्रीमेंट पर साइन न करें, चाहे क्लाइंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। दूसरा, अपने हर इनवॉइस पर एक लाइन प्रमुखता से लिखें, एज पर द MSMED एक्ट 2006, interest at 3 times the RBI bank rate will be charged on a monthly compounding basis if payment is not made within 45 days. अच्छा, ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक चेतावनी है। हाँ, जो खरीदार को याद दिलाती है कि देरी करने पर क्या नतीजा होगा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। चलिए वापस अपनी कानपुर की फैक्ट्री पर आते हैं। उन्होंने 60 दिन इंतजार कर लिया, रिमाइंडर भेज दिए, कुछ नहीं हुआ। अब वे इस कानून का इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसके लिए सरकार ने MSME समाधान नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। ये शिकायत दर्ज करने का एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। और आंकड़े बताते हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी है। 2017 से अब तक इस पोर्टल पर 2,20,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं और इन मामलों में फंसी हुई कुल रकम वो जुलाई 2025 तक 22,363 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। ये आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं, लेकिन हमारे स्रोतों में एक और आंकड़ा है जो मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। वो ये कि 60,000 से ज्यादा अर्जियां खारिज कर दी गईं। इसका क्या मतलब है? क्या कानून में कोई कमी है? नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्रोतों के अनुसार इसका कारण कानून की कमजोरी नहीं, बल्कि छोटे व्यवसायों द्वारा फाइलिंग में की गई प्रक्रियात्मक गलतियां या अधूरे दस्तावेज हैं। ये दिखाता है कि एक अच्छा कानून होना ही काफी नहीं है, उसे इस्तेमाल करने का तरीका जानना कितना जरूरी है। ये किसी शक्तिशाली हथियार की तरह है जिसे चलाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। तो एक सफल दावे के लिए उस कानपुर फैक्ट्री ओनर को कौन से दस्तावेज तैयार रखने होंगे ताकि उनकी अर्जी खारिज ना हो? सबसे पहला और अनिवार्य दस्तावेज है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसके बिना आप पोर्टल पर अर्जी ही नहीं दे सकते। ये आपकी पहचान है कि आप एक माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज हैं और इस कानून के तहत सुरक्षा के हकदार हैं। ओके। इसके अलावा टैक्स इनवॉइस, परचेज ऑर्डर या वर्क एग्रीमेंट और बकाये का पूरा लेजर स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर खरीदार को भेजे गए रिमाइंडर ईमेल या पत्र भी साथ में लगाएं तो ये केस को और मजबूत बनाता है। और हर दस्तावेज में जानकारी जैसे तारीख, रकम, GST नंबर, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती भी अर्जी खारिज होने का कारण बन सकती है। ठीक है, मान लेते हैं कि सारे दस्तावेज सही हैं और अर्जी स्वीकार हो गई। फिर पोर्टल पर क्या होता है? क्या ये मामला भी सालों तक कोर्ट में चलता है? नहीं, यही इस पोर्टल की खूबसूरती है। इसकी प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित और समयबद्ध है। अर्जी देने के 15 दिनों के अंदर काउंसिल कार्रवाई शुरू करती है। पहला कदम होता है सुलह या कॉन्सिलिएशन। यहाँ काउंसिल दोनों पार्टियों को एक साथ बिठाकर आपसी सहमति से कोई रास्ता निकालने की कोशिश करती है। और अगर सुलह में बात नहीं बनी तो? अगर सुलह नाकाम रहती है तो मामला तुरंत अनिवार्य मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन में चला जाता है। ये समझना जरूरी है कि ये सुलह जैसा नहीं है। यहाँ एक आर्बिट्रेटर दोनों पक्षों को सुनकर एक बाध्यकारी फैसला देता है जो लगभग एक अदालती आदेश जैसा होता है। अच्छा।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, कानून ये अनिवार्य करता है कि ये पूरी प्रक्रिया सुलह से लेकर आर्बिट्रेशन तक 90 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। यह पारंपरिक अदालती देरी से बचाता है, जब मामले सालों तक खिंच सकते हैं। 90 दिन, ये तो वाकई बहुत तेज है। मान लीजिए 90 दिनों में फैसला आ गया और हमारी कानपुर की फैक्ट्री केस जीत गई। उसे उसके 10 लाख रुपए और उस पर 3 गुना चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मिलेंगे। पर बड़ी फैशन ब्रांड तो इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकती है ना? अक्सर बड़ी कंपनियां कानूनी लड़ाई को लंबा खींचकर ही छोटी कंपनियों को थका देती हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और अब आते हैं उस नियम पे जो इस कानून को साधारण से असाधारण बना देता है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो बड़ी कंपनियों की सबसे बड़ी रणनीति को ही खत्म कर देता है, मामले को सालों तक खींचने की रणनीति। ये है सेक्शन 19। ओके, बताइए इसके बारे में। सेक्शन 19 कहता है कि अगर खरीदार को काउंसिल के फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील करनी है, तो उसे अपील दायर करने से पहले अवार्ड की कुल राशि यानी मूलधन और वो 3 गुना ब्याज, उसका कम से कम 75% हिस्सा अदालत में जमा करना होगा। 1 मिनट, मैं ये सही समझ रहा हूँ? अपील करने के लिए उन्हें पहले ही 75% पैसा जमा करना होगा? हाँ, करना ही होगा। ये तो पूरी लड़ाई का नक्शा ही बदल देता है। इसका मतलब है सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए अपील नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। यह एक तरह की एंट्री फीस है। अगर आपको ऊपरी अदालत में अपील का खेल खेलना है, तो पहले 75% रकम टेबल पर रखनी होगी। यह नियम खरीदार की पारंपरिक कानूनी देरी की रणनीति को बेकार कर देता है। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ना उनके लिए आर्थिक रूप से बेहद महंगा और अव्यवहारिक हो जाता है। वाह! सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स ने भी बार बार इस नियम को अनिवार्य माना है। यह कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक शर्त है। यह प्रावधान एमएसएमई को एक जबरदस्त रणनीतिक बढ़त देता है। ये तो सच में एक गेम चेंजर है। लेकिन ये सब तो तब है जब पैसा फंस जाए। आपने पहले इनवॉइस पर लिखने की सलाह दी। क्या कोई और तरीका है जिससे एक एमएसएमई अपने कैश फ्लो को इन पेमेंट साइकिल से बचा सके? हाँ, एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जिसका जिक्र हमारे स्रोत भी करते हैं। वो है TRDS प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना। TRDS? मैंने ये शब्द सुना है, पर क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकती हैं कि ये काम कैसे करता है? जरूर। ट्रेड्स यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम एक ऑनलाइन बाजार जैसा है। मान लीजिए हमारी कानपुर की फैक्ट्री ने 10 लाख का बिल बड़ी कंपनी को दिया, जिसका पेमेंट 45 दिन बाद आना है, लेकिन उन्हें पैसों की जरूरत आज है। वे इस बिल को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। वहां कई बैंक और वित्तीय संस्थान उस बिल को खरीदने के लिए बोली लगाएंगे। मान लीजिए एक बैंक उसे 9.8 लाख में खरीदने को तैयार हो जाता है। फैक्ट्री को 9.8 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे। अब 45 दिन बाद वो बैंक उस बड़ी फैशन ब्रांड से पूरे 10 लाख रुपए वसूल करेगा। वाह! मतलब फैक्ट्री को उसका पैसा तुरंत मिल गया और पेमेंट वसूलने की जिम्मेदारी बैंक की हो गई। इससे तो एमएसएमई का कैश फ्लो क्लाइंट के पेमेंट शेड्यूल से पूरी तरह अलग हो जाता है। बिल्कुल। ये बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल है। तो इसका कुल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये कानून छोटे व्यवसायों को 4 बहुत शक्तिशाली अधिकार देता है। पहला, 45 दिन की भुगतान सीमा, जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर है। दूसरा, आरबीआई दर का 3 गुना मासिक चक्रवृद्धि ब्याज, जो देरी को बहुत महंगा बना देता है। तीसरा, 90 दिनों में विवाद समाधान का लक्ष्य, जो अदालती देरी से बचाता है। और चौथा, जो शायद सबसे शक्तिशाली है, अपील करने के लिए 75% अनिवार्य प्री डिपॉजिट, जो बड़ी कंपनियों की कानूनी दांव-पेच की रणनीति को खत्म कर देता है। तो ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एमएसएमईज के लिए एक पूरा इकोसिस्टम है, जो उन्हें वित्तीय रूप से मजबूत करने और बड़ी कंपनियों के सामने समान स्तर पर लाने के लिए बनाया गया है। सही कहा। बस जरूरत इस बात की है कि एमएसएमईज अपने इन अधिकारों के बारे में जानें और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहें। अपने दस्तावेज हमेशा दुरुस्त रखें, अपने एग्रीमेंट ध्यान से बनाएं और जरूरत पड़ने पर बिना डरे इस कानून का सहारा लें। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या बड़ी कंपनियों द्वारा भुगतान में देरी सिर्फ एक वित्तीय चूक या उनकी अपनी मजबूरी है, या ये छोटी कंपनियों पर अपनी शक्ति और दबदबे का इस्तेमाल करने का एक सोचा समझा तरीका है, जिसे यह कानून जड़ से बदलने की कोशिश कर रहा है? दोस्तों, आपने देखा कि एआई होस्ट ने सारी चीज़ें किस तरीके से क्लियर की हैं। देश में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है जो डिलेड पेमेंट की है, और उसके लिए आप
क्या कर सकते हैं। आपके पास में एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है जो है MSME समाधान पोर्टल, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन आप क्या कर पा रहे हैं, सही से नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं जो होगी एक वेटिंग लिस्ट, जिसमें मैं 2 आवर्स का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता हूं, जहां पर हम आपको MSME से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको वो सारी प्रॉब्लम्स बताएंगे कि जहां पर आप किस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को रजिस्टर कर सकते हैं पोर्टल में, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है और वो डॉक्यूमेंट आपको लगाना है या नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि आपको ये भी पता है कि MSME में अगर आपने एक बार फाइल कर दी यानी सबमिट कर दी, तो उसके बाद में आप उसको करेक्शन नहीं कर सकते। इसलिए आपको वन टाइम में ही उस फाइल को एक्यूरेट जमा करना होता है और साथ में आपके पास में वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए, सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, तभी आपका जो एप्लीकेशन है वो ही अप्रूव होगा। अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा तो आपका केस वहीं ख़त्म हो जाता है, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें आप जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, एंड इसके लिए हम आपके लिए हेल्प के लिए तैयार हैं। थैंक यू।